फ्रेडरिक हायेक का जन्म वियना में हुआ था। उनका परिवार पढ़ाई लिखाई और रिसर्च से जुड़ा था। उन्होंने सबसे पहले आंकड़े इकट्ठा करने का काम किया, फिर वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, बाद में लंदन, शिकागो और फ्रेबर्ग की यूनिवर्सिटीज में भी काम। बाद के समय तक वो लिखते रहे और 90 के दशक की शुरुआत में उनका निधन हो गया। हायेक ने विज्ञान, समाज, सोच और ज्ञान जैसे मुद्दों पर काम किया। उनका असली काम यह समझाना था कि समाज में बहुत सी चीजें अपने आप बनती और सुधरती रहती हैं, जिनके लिए कोई एक इंसान या सरकार तय नहीं करती। इसी सोच के लिए उन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था। उन्होंने पूरी जिंदगी इसी विषय को और आसान और साफ समझाने की कोशिश की। इस लेख में हायेक के इसी बड़े विचार पर बात हो रही है कि कैसे दामों के संकेत और अपने आप बनने वाला सामाजिक सिस्टम काम करता है। साथ ही एक सवाल भी है कि जब हायेक ने दामों की अहमियत और समाज के अपने आप बनते सिस्टम को सबसे ज्यादा समझाया, तो वो ये क्यों कहते हैं कि समाज में इंसाफ या बराबरी बस एक सपना है। अब समझते हैं कि दामों के संकेत और अपने आप बनता सामाजिक सिस्टम क्या होता है। कई लाख सालों में कुदरत में अपने आप चीजों में एक तरह की व्यवस्था बनती गई। जैसे कोई भाषा किसी ने बैठकर नहीं बनाई, वो लोगों के आपस में मिलते रहने से धीरे धीरे बनी। हायेक ने कहा कि भाषा हो या समाज के नियम, ये सब अपने आप बन जाते हैं। इन्हें किसी एक इंसान या सरकार ने नहीं बनाया। ये चीजें बदलती रहती हैं और सब लोग अपने अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते रहते हैं। इसी तरह समाज में भी कई चीजें बिना किसी बड़ी प्लानिंग के बन जाती हैं। पहले लोग मानते थे कि भाषा और नैतिकता किसी एक बड़े आदमी या जीनियस ने बनाई है, पर असल में ये सब धीरे धीरे बहुत से लोगों के मिलने जुलने और अपनाने से बनती है। कुदरत में जैसे जैसे बदलाव आते हैं, वैसे वैसे चीजें समाज में भी नए नए आइडिया, फैशन या किसी परेशानी से लोगों की सोच और काम बदल जाते हैं। समाज का सिस्टम दिखने में बहुत समझदारी भरा लग सकता है, पर यह बिल्कुल फिक्स नहीं होता। हम अंदाजा तो लगा सकते हैं कि दाम बढ़ेंगे या कम होंगे, पर पूरी तरह से सही नहीं बता सकते कि आगे क्या होगा। इसी तरह शेयर मार्केट के दाम अगले हफ्ते क्या होंगे, इसका अंदाजा कोई भी पक्का नहीं लगा सकता। हायेक मानते हैं कि दाम भी एक तरह की भाषा है। जैसे हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं, वैसे ही दाम के जरिए लोग चीजों की अहमियत और जरूरत समझ लेते हैं। जब कोई चीज बिक रही होती है तो उसके लिए बहुत से लोग दाम लगाते हैं, इसी से उसका सही दाम बनता है। इससे लोग अपने आप तय कर लेते हैं कि क्या बेचना है, क्या खरीदना है। अगर कोई बोले कि चावल का दाम सरकार तय करे, तो ये वैसा ही है जैसे सरकार कहे कि चावल को क्या नाम से बुलाओ। दाम के संकेत की वजह से लोग उन चीजों का भी हिसाब रखते हैं जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती। जैसे कहीं दूर कोई चीज बनाना महंगा हो गया या कोई सस्ता विकल्प मिल गया, तो लोग बिना जाने भी दाम देखकर सही फैसला कर लेते हैं। उन्हें बस इतना पता होता है कि दाम क्या है और उसी हिसाब से खरीद या बेच लेते हैं। यही हायेक का सबसे बड़ा विचार था कि समाज अपने आप बदलता और सुधरता रहता है और इसमें दामों के संकेत सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। मान लो दुनिया में कहीं किसी जगह टिन नाम की धातु के इस्तेमाल का नया मौका मिल गया है, या फिर टिन का कोई बड़ा सोर्स अब नहीं रहा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस वजह से टिन कम हो गया, बस टिन इस्तेमाल करने वालों को इतना पता चल जाता है कि अब टिन का कुछ हिस्सा कहीं और ज्यादा फायदेमंद काम में लग रहा। इसलिए उन्हें अब टिन की बचत करनी पड़ेगी। जब लोग खरीद फरोख्त करते हैं तो सिर्फ सौदा ही नहीं होता, बल्कि इससे एक तरह की कम्युनिटी भी बनती है। किसी ने नहीं तय किया कि टिन कौन बनाएगा, कौन खरीदेगा या बदले में क्या देगा। कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि अगर वो टिन बनाएंगे और बाजार में बेचेंगे तो ग्राहक मिल सकते हैं। जब ये अंदाजा सही साबित होता है तो टिन का बाजार बन जाता है और लोग आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं।
दाम के संकेत से लोगों को सारी जानकारी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से बहुत से लोग आपस में जुड़ जाते हैं, भले ही वो एक दूसरे को जानते भी न हों। उन्हें बस इतना पता होता है कि अपनी चीज को बेचने के लिए क्या क्या चाहिए, और वो बाकी लोगों के साथ मिलकर एक बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं। ज्यादातर लोग पूरी तस्वीर नहीं देख पाते, लेकिन फिर भी वे एक कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं और ज्यादातर को इसका फायदा भी मिलता है। टेक्नोलॉजी में तरक्की से नए नए मौके मिलते हैं। हायक के हिसाब से असली आजादी वही होती है जब कुछ लोग नया करने की छूट पाते हैं, न कि सब लोग वही पुराना करते रहें। अक्सर शुरू में जो लोग नई चीजें अपनाते हैं वही रिसर्च में पैसे लगाते हैं, और धीरे धीरे प्रोडक्शन का खर्च कम होता जाता है, जिससे बाद में आम लोगों को भी वो चीज मिल जाती। हो सकता है मैं कभी उन शुरुआती लोगों से सीधा सौदा न करूं, लेकिन उनके नए आइडिया की वजह से मुझे भी फायदे की चीज मिल जाती है। ज्यादातर बार टेक्नोलॉजी का नया बदलाव ऐसे नए तरीके लाता है जिससे लेन देन का खर्च कम हो जाता है, जैसे स्टीम बोट, रेल, हवाई सफर, टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स या बिजनेस के नए मॉडल। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जाती है, एक इंसान उतनी ही कम जानकारी खुद संभाल पाता है। ऐसे में दाम ही सबसे बड़ा रास्ता बन जाते हैं, जिससे लोग समझ पाते हैं कि क्या सस्ता है, क्या महंगा है और किस में फायदा है। हर बार नई टेक्नोलॉजी आती है तो इकोनॉमी में हलचल मच जाती है। जो इन्वेस्टमेंट पहले फायदेमंद थे वो पुराने हो जाते हैं और नए लोग अपनी जगह बनाते हैं। कई लोगों की नौकरी जाती है, लेकिन फिर वो नया काम ढूंढ लेते हैं। बदलाव में दिक्कतें आती हैं, लेकिन इसी से समाज आगे बढ़ता है। नए तरीके फैलते हैं, पुराने गलत या बेकार तरीके छूट जाते हैं। जब फैसले करने वाले लोग खुद इनोवेटर होते हैं तो वे अपनी गलती से सीखते हैं और अपने ही पैसे से रिस्क लेते हैं, इसलिए फेल होने पर जल्दी सुधार भी कर लेते हैं। हायक का कहना है कि कभी भी संसाधनों का इस्तेमाल पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो सकता। लोग गलती करते हैं, नुकसान उठाते हैं, लेकिन जल्दी ही सीखकर रास्ता बदल लेते हैं। बाजार की यही सबसे बड़ी खूबी है। लेकिन अगर फैसले सरकार या किसी बड़ी संस्था के लोग करें तो वे अपनी गलती मानने से डरते हैं, क्योंकि गलती मानने का मतलब होता है बजट कट। ऐसे में नया आइडिया या नई जानकारी को छुपा दिया जाता है, जिससे सिस्टम सुधर नहीं पाता। सरकारी अफसर और उनके सलाहकार जब गलती करते हैं तो वे उससे सीखने के बजाय उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। वे दूसरों के पैसों से काम करते हैं, इसलिए अगर कोई सवाल करता है तो वो कहते हैं कि उनका बजट कम था, या फिर ये भी बोलते हैं कि उनके फैसलों के बिना हालत और खराब होती। कई बार वो खुद भी अपनी बातों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन असल में वे कुछ सीखना ही नहीं चाहते। अगर हम किसी सिस्टम के नियम समझ लें तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कीड़े किसी दवाई के खिलाफ बचाव ढूंढ लेंगे या नशे पर सख्ती करने से समाज हार जाए। हायक ने साफ कहा कि चाहे हम कितना भी सोच लें, फिर भी बहुत सी चीजें हमारी मर्जी से नहीं चलती। कोई भी ये नहीं तय कर सकता कि लोग सरकार की बनाई गलत योजनाओं पर रिएक्ट नहीं करेंगे, जैसे कोई ये नहीं तय कर सकता कि कीड़े दवाई से बचेंगे ही नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे समाज को वैसे ही चला सकते हैं जैसे शतरंज की गोटी को हाथ से घुमा दिया, लेकिन असल में हर इंसान की अपनी सोच और अपना मकसद होता है। वो किसी सरकार के हिसाब से नहीं चलता। अगर सरकार के फैसले और लोगों की सोच मिल जाए तो सब सही चलता है, वरना उलझन और परेशानियां बढ़ जाती हैं। अगर सरकार बिना सोचे फैसले लेगी तो आम लोगों का नुकसान होगा। हायक का कहना है कि समाज के बारे में जरूरी जानकारी किसी एक इंसान के पास कभी नहीं हो सकती। अगर दाम सरकार तय करेगी और वो भी देर से, तो दाम में सही और ताजा जानकारी नहीं आ पाएगी। अगर किसी के पास सारी जानकारी हो और सबकी पसंद नापसंद भी पता हो, तो भी असल में यही एक बड़ी दिक्कत है कि ऐसी जानकारी किसी के पास पूरी तरह कभी नहीं होती। इसलिए दाम
मांग और सप्लाई की जानकारी हमेशा बंटकर अलग अलग लोगों के पास रहती है। अगर सरकार को ही बाजार चलाना है और उसके पास ठीक से जानकारी नहीं है कि कहाँ तांबे की तार बनानी है, कहाँ सोने या चांदी से गहने बनवाने हैं, किसे कौन सा गहना देना है, गहने बनाने ही है, या फिर ये तय करना है कि गहने बनाने ही। इसलिए समाज में अपने आप बनने वाली व्यवस्था ही सबसे अच्छा तरीका है। जब लोग किसी चीज के लिए पैसे नहीं देते तो उनकी मांग कभी खत्म नहीं होती। ऐसे में जो भी चीज बांटने या चलाने वाला है, उसका सबसे बड़ा काम खर्च को कम करना ही रह जाता है। और अगर किसी के पास खर्च को मापने का तरीका ही ना हो तो फिर तय करना मुश्किल हो जाता है कि क्या सस्ता है, क्या महंगा है। जैसे 1 टन स्टील से 1 कार बन सकती है या 10 फ्रिज, तो फैसला कैसे हो कि स्टील कहाँ लगाना सही है। इसी तरह पानी के लिए निवेश करना चाहिए या किसी बड़ी मशीन के लिए, ये भी तय करना मुश्किल हो जाता है। जब हर जगह से लोगों की मांग लगातार आती रहती है और देने वाले के पास देने की ताकत नहीं है, तो आखिर में वो बस जितना ऊपर से कहा गया है उतना ही काम करता है, नीचे से लोगों की असल जरूरतों पर ध्यान नहीं देता। असली मांग उसी की मानी जाती है जो ऊपर से आती है, न कि ग्राहकों की। अगर दाम तय करने का काम सरकार या कोई प्लानर करेगा, तो हाइक का कहना है कि सिर्फ आजाद बाजार में ही मांग और सप्लाई बराबर हो सकती है। अगर दाम पर रोक लगाई जाए तो खरीदार और बेचने वाले दोनों ही सही जानकारी नहीं दे पाते। जब दाम बढ़ नहीं सकता तो खरीदार ये इशारा नहीं कर सकते कि अब मांग बढ़ गई है और बेचने वालों को ज्यादा माल लाना चाहिए। ऐसे में जब सप्लाई नहीं बढ़ती तो सिर्फ कमी ही पैदा होती है, तरक्की नहीं आती। माना जाए कि आपके पास दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर हो, फिर भी असली समस्या ये है कि जरूरी जानकारी किसी के पास पूरी तरह से मौजूद ही नहीं होती। कंप्यूटर से भी ये काम नहीं हो सकता क्योंकि जानकारी मिलती ही नहीं है। असली बात यह है कि कई बार वो जानकारी होती ही नहीं जिसे सरकार या कोई प्लानर खोज सके। दाम का मतलब यही है कि जितना ग्राहक सच में चीज के लिए पैसे देता है, बस उतना ही सच है। दाम ही असली रास्ता है जिससे समाज में चीजें सही तरीके से बढ़ती हैं। अगर कोई कंपनी ऐसी दवा बनाती है जो एलर्जी से जान बचा सके और वो 100 रुपए में एक दवा बेचती, बहुत सारे लोग खरीदने के लिए लाइन लगाते हैं। कुछ लोग सारी दवा खरीद कर ज्यादा दाम में आगे बेच देते हैं। अब अगर दाम खुला छोड़ दिया जाए तो बाकी कंपनियां भी इसी काम में आ जाती हैं और धीरे धीरे दवा सस्ती होती जाती है। लेकिन अगर सरकार ने कोई रोक लगाई, जैसे पेटेंट या लाइसेंस या दाम की सीमा, तो दूसरी कंपनियां बाजार में नहीं आ पाएंगी। अगर दाम की सीमा रख दी गई तो भी दूसरी कंपनियों को पता ही नहीं चलेगा कि उन्हें इस चीज में आना है या नहीं। अगर किसी वजह से सप्लाई बढ़ ही नहीं सकती तो दाम उतना बढ़ जाएगा जितना ग्राहक देने को तैयार। कई बार सरकार या कोई और दखल देता है, लेकिन अगर दाम का इशारा अपने आप चलता रहे तो बाजार में चीजें वैसे ही बढ़ती हैं जैसे लोगों को चाहिए और दाम भी धीरे धीरे सस्ता हो जाता है। जो चीज जितनी जरूरी है और जिसके लिए लोग जितना पैसा देने को तैयार हैं, वही चीज उनके पास पहुंचती है। कंप्यूटर समाज के बड़े सवालों का हल नहीं निकाल सकते, लेकिन हायक का मानना था कि जब खरीदार और बेचने वाले खुद अपने अपने फैसले करते हैं तो मुश्किलें अपने आप सुलझ जाती हैं। अगर कोई बेचने वाला चीज महंगे दाम पर बेचेगा तो उसके पास ग्राहक नहीं आएंगे और या तो उसे दाम कम करने पड़ेंगे या दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। अगर कोई ग्राहक किसी चीज को बहुत महंगा मानता है तो वो कुछ वक्त तक इंतजार करेगा, लेकिन जब वही चीज तेजी से बिकने लगेगी तो कुछ लोग सोचेंगे कि उनके लिए आया या उनके लिए कम को कौनतो। हायक के हिसाब से सिर्फ दाम का सिस्टम ही तेजी से बदलती जानकारी को तुरंत संभाल सकता है। अगर कोई प्लानर दाम तय भी करता है तो भी सबसे अच्छा यही होगा कि दाम वहीं रखे जहां वो बिना दखल के होते। समाज में मिलकर चलना, एक दूसरे के साथ कारोबार करना, यही असली ताकत है।
इसमें सीखना भी है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे बर्ताव करें और मिलकर आगे बढ़ें। असली अपनापन तो इसी में है कि हमारे पास दूसरों को देने के लिए कुछ हो और हम एक दूसरे के काम आए। हायेक के अनुसार लोगों के बीच कारोबार या सौदेबाजी सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं होती, ये इंसान की फितरत में है। लोग दाम या किसी एक नतीजे पर पहुंचने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अपने हिसाब से रोज नए बदलावों के साथ तालमेल बिठाते हैं। असली फायदेमंद बात तो ये है कि खरीदार और बेचने वाले एक दूसरे की जरूरत समझे और आपस में भरोसे के साथ एक मजबूत समाज बनाएं। ये संवेदनशीलता बहुत जरूरी है, लेकिन सरकार या कोई केंद्रीय व्यवस्था इसे बना नहीं सकती। जब सारी ताकत सिर्फ एक जगह या कुछ लोगों के पास होती है, तो असली नेटवर्क खत्म हो जाता है। हर कोई बस अपनी अपनी तरफ बंधा रहता है, लेकिन आपस में जुड़ नहीं पाता। असली समाज की जगह खालीपन आ जाता है। कुदरत में जैसे जानवर या पेड़ पौधे अपने माहौल के हिसाब से ढल जाते हैं, वैसे ही कानून भी समाज में एक ठहराव लाता है। सरकार का असली काम यही है कि वो ऐसा माहौल बनाए जिसमें लोग बिना डर के आगे बढ़ सके, नए नए तरीके आजमा सके और उनकी मेहनत का सही फल मिल सके। अगर माहौल बार बार बदला जाएगा तो नया कुछ बन नहीं पाएगा। कानून का मकसद यही है कि समाज में रचनात्मकता बढ़े और सब मिलकर कुछ अच्छा बना सके। असल में समाज में जो भी होता है वो किसी एक के सोचने या चाहने से नहीं होता। जब कई लोग अलग अलग फैसले लेते हैं तो नतीजे कई बार अनजाने या सोच से बाहर हो जाते हैं। लोग हमेशा सरकार या किसी प्लानर के कहने पर नहीं चलते, वो अपने हिसाब से ही रास्ते बनाते हैं। ऐसे में समाज का कानून भी धीरे धीरे बदलता है, जैसा कोई एक इंसान नहीं सोच सकता। हर समाज में अपने आप बनने वाली व्यवस्था और किसी के बनाए प्लान दोनों का मिलाजुला असर होता है। लेकिन फर्क इतना है कि प्लानर हमेशा सोचता है कि नतीजा कैसा आना चाहिए, सबको क्या रोल निभाना है, किसे क्या मिलना चाहिए, जबकि अपने आप बनने वाले समाज में सरकार बस ये देखती है कि नियम सबके लिए जैसे रहें, ताकि सबको बराबरी का मौका मिले और सब अपने हिसाब से आगे बढ़ सके। सरकार का असली रोल बस खेल के नियम तय करना है, बाकी लोगों को खेलना देना चाहिए। यही तरीका समाज को मजबूत और खुशहाल बनाता है। क्या लोगों को अपने तरीके से काम करने देना हमेशा अच्छा है? जरूरी नहीं कि ये हमेशा सही हो। असली फायदा तब होता है जब कानून और बाजार का सिस्टम ऐसा हो कि सबको आपस में फायदा हो, लेन देन में आसानी हो, जानकारी जुटाने का खर्च कम हो और बिना इजाजत किसी की चीज ना छीनी जा सके। सरकार को भी चाहिए कि वो जरूरत से ज्यादा दखल न दे। जब सरकार बस इतनी ही जिम्मेदारी निभाए और खुद को रोक ले, तो समाज में तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। पर ये पक्का नहीं कि हमेशा ऐसा ही होगा। हायेक को आम लोगों की पढ़ाई या छोटी मोटी सरकारी मदद से कोई खास दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसलिए नहीं कि ये बहुत जरूरी है, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर इन्हें सही तरीके से चलाया जाए तो ये आजादी या खुले बाजार के खिलाफ नहीं जाते। जैसे अगर सरकार लोगों को किसी दवा या पढ़ाई के लिए वाउचर दे तो इससे दाम जरूर बढ़ सकते हैं, लेकिन नुकसान उतना नहीं होगा जितना सीधे दाम तय करने से हो। हायेक का मानना था कि इंसाफ का मतलब है सबके लिए नियम एक जैसे हों। कानून का मकसद ये है कि लोग आपस में ऐसे कारोबार करें जिससे दोनों को फायदा हो और कोई किसी का नुकसान न करे। असली कानून वो है जो नए नए तरीकों को बढ़ावा दे, पर किसी को दूसरों का हक मारने की छूट न दे। जब ऐसा माहौल होता है तो समाज में अमीरी बढ़ती है। अगर सरकार सब कुछ खुद तय करने लगे तो फिर असली कारोबार करने वाले लोग बस इंतजार करते रह जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि आगे क्या होगा। ऐसे में जो लोग रोजगार पैदा कर सकते थे वो बस देख ही रहे होते हैं। जब तक सरकारी प्लान सामने न आ जाए, लोग तय ही नहीं कर पाते कि उन्हें क्या करना है, कितना स्टाफ रखना है या अपना कारोबार कैसे चलाना है। सरकार का असली रोल बस इतना है कि वो एक अच्छा और साफ सुथरा सिस्टम बनाए
जिसमें हर कोई अपना काम कर सके। हायेक का सपना था कि सरकार सिर्फ रेफरी की तरह काम करे, सबके लिए एक जैसे नियम हो। लेकिन हायेक को ये भी लगने लगा था कि शायद ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि कानून बनाना भी एक तरह का कारोबार बन जाता है, जहां फायदा कुछ लोगों को होता है और नुकसान पूरे समाज को। कभी कभी तो कानून इतने बड़े होते हैं कि कोई पूरी तरह उन्हें पढ़ ही नहीं पाता। नतीजा ये होता है कि असली मकसद कहीं खो जाता है। दूसरी तरफ जो पुराने कानून या परंपराएं होती हैं, वो वक्त के साथ बनी होती हैं और लोगों की जरूरतों के हिसाब से बदलती रहती हैं। ऐसे कानून अक्सर बेहतर होते हैं क्योंकि वो खुद ब खुद समाज की दिक्कतें सुलझा चुके होते हैं। नए नए कानून अक्सर जल्दी में बनाए जाते हैं और उनके नतीजे समझ में ही नहीं आते। हायेक ने कभी ये नहीं कहा कि कानून की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा कि कानून बनाते वक्त उसके छिपे हुए नुकसान और अनचाहे असर को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता। हायेक के लिए सबसे जरूरी बात ये थी कि कानून ऐसा होना चाहिए जो सबको एक साथ मिलकर काम करने का मौका दे, न कि कौन किसको क्या मिलेगा ये तय करे। हायेक मानते थे कि लोग अक्सर यह सोचते हैं कि समाज में जो चीजें बंटती हैं वो सही तरीके से बंटी हैं या नहीं, और इसी को लेकर लोग बराबरी या न्याय की बातें करने लगते हैं। लेकिन हायेक की नजर में समाज में सब कुछ बांटने वाला कोई नहीं होता, इसलिए समाज में न्याय या अन्याय जैसा सवाल उठाना सही नहीं है। हायेक मानते थे कि अगर लोग अपनी मर्जी से आपस में कोई लेन देन कर रहे हैं तो उसे सुधारने के लिए किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है। हायेक का डर ये था कि अगर कोई खुद को इतना बड़ा समझ ले कि वो तय करे कि किसे क्या मिलना चाहिए, तो फिर आजादी खत्म हो जाएगी। वो यह नहीं मानते कि बाजार हमेशा न्याय करते हैं, बल्कि उनका कहना था कि बाजार ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें न्याय या अन्याय का सवाल उठे। जहाँ कोई चीज बांटने वाला ही नहीं है, वहाँ उस बंटवारे को सही या गलत कहना ही बेमानी है। कई बार जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। जैसे कोई बच्चा बीमारी के साथ जन्म लेता है तो ये अन्याय नहीं है, बस एक सच्चाई है। ऐसे में अगर हम उसकी मदद करते हैं तो ये अच्छाई है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ऐसा करना किसी अन्याय को ठीक करना है। हम बस किसी की तकलीफ कम कर रहे हैं, कोई गलत बंटवारा ठीक नहीं कर रहे। हायेक के लिए जरूरी ये था कि हम सब मिलकर आगे बढ़ें और तरक्की करें। अगर किसी भी हालत को अन्याय मानकर उसे सुधारने के नाम पर जबरदस्ती बंटवारा किया जाएगा तो समाज में खींचतान बढ़ जाएगी और असली मेहनती लोग राजनीति में लग जाएंगे। ऐसे में समाज का फायदा कम हो जाता है। हायेक मानते थे कि लोगों के पास खुद अपने फैसले लेने का हक और जिम्मेदारी होनी चाहिए, न कि हर बात में सरकार या कोई नेता फैसला करे। उनके हिसाब से हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हालात बेहतर बने, न कि पुरानी बातें सही गलत ठहराने में उलझे रहे। अगर हम लोगों के पास जो है उसे बार बार बांटने में लग जाएंगे तो असली तरक्की रुक जाएगी और लोग बस इसी जुगाड़ में लग जाएंगे कि कैसे दूसरों की चीज अपने पास लाई जाए। हायेक का मानना था कि असली इंसाफ वही है जिसमें नियम सबके लिए साफ साफ हो और हर कोई अपनी जिंदगी की राह खुद चुन सके। किसी भी इंसाफ का नियम ये तय नहीं करता कि हमें किस मंजिल पर जाना है, न ही ये जरूरी करता है कि हम अपनी मंजिल दूसरों को समझाएं। असली बात तो यही है कि हमें किसी को अपने फैसलों का हिसाब न देना पड़े। अगर हम ऐसे इंसाफ के नियम मान लें जिसमें हर बंटवारे के बारे में सबको सफाई देनी पड़े, तो फिर कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसे में लोग कुछ नया करने से डरेंगे और समाज का विकास रुक जाएगा। हायेक को लगता था कि अगर इंसाफ का सिस्टम ऐसा बना दिया जाए जिसमें हर किसी की मेहनत या गुण का हिसाब रखा जाए, तो ये सबको अपने काम में ही उलझा देगा और किसी को अपनी मर्जी से कुछ करने की आजादी नहीं मिलेगी। असली आजादी इसी में है कि हर इंसान अपने अपने तरीके से काम करे और दूसरे की जिंदगी में बेवजह दखल ना दे। हायेक का यही सोचना था कि इंसाफ के नाम पर सबको बराबरी देना मुमकिन नहीं है और ऐसी कोशिशें
असल में आजादी को नुकसान पहुंचाती है। हायेक के हिसाब से मेहनत का मतलब है किसी काम को पूरे मन से करना, लेकिन असली इनाम उस काम के नतीजे के लिए मिलता है, मेहनत के लिए नहीं। खुले समाज में लोगों को उनके काम के अच्छे नतीजे पर इनाम मिलता है, न कि सिर्फ मेहनत पर। अगर हम मेहनत करने पर ही इनाम देने लगे तो असली तरक्की नहीं हो पाएगी। जब ग्राहक खुद किसी चीज को पसंद करते हैं तो वो अच्छे नतीजे को ही इनाम देते हैं। हाँ, कभी कभी किस्मत भी साथ देती है, लेकिन ज्यादा बार मेहनत, होशियारी और लोगों की जरूरत को समझना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। कुल मिलाकर समाज में वही सिस्टम अच्छा चलता है जिसमें मेहनत और अच्छा काम करने वालों को उसका सही इनाम मिलता है। इससे चीजें और बेहतर बनती हैं, लोग आगे बढ़ते हैं और समाज में तरक्की आती है। हायेक का असली विरोध इस बात से था कि कोई एक आदमी या सरकार तय करे कि कौन कितने इनाम का हकदार है। उन्हें डर था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर लोग बस दूसरों को साबित करने में लग जाएंगे कि वे कितने लायक हैं और असली मेहनत या काम छूट जाएगा। हायेक का कहना था कि समाज में हक और जिम्मेदारी दोनों जरूरी हैं और इनका फैसला हर इंसान खुद करे, न कि कोई और उसके लिए करे। इसलिए इंसाफ का मतलब यह नहीं कि सबको बराबरी से बांट दो, बल्कि यह है कि हर किसी को उसका मेहनत और काम का सही फल मिले। हायेक की सोच थी कि असली इंसाफ का मतलब है सबके लिए एक जैसे नियम होना, न कि ये देखना कि कौन जीते या कौन हारे। जैसे खेल में अंपायर का काम होता है कि वह बस खेल को सही तरीके से चलाए, न कि अपने पसंदीदा टीम को जिताए। अगर अंपायर खेल में मिलकर यह सोचने लगे कि अच्छे लोग ही जीते, तो असली खेल ही खत्म हो जाएगा। ऐसे में खिलाड़ी खुद कुछ करने के बजाय बस इंतजार करेंगे कि अंपायर कब उन्हें आगे बढ़ाए। असली इंसाफ तो यही है कि हर किसी को बराबर मौका मिले और सबको अपनी मेहनत से आगे बढ़ने दिया जाए। अगर हम ये सोचने लगे कि दाम क्या है और किसको कितनी कीमत मिलनी चाहिए, तो असली लेन देन ही रुक सकता है। समाज की असली तरक्की इस बात में है कि लोग आपस में कारोबार करें, चाहे दाम कुछ भी हो। अगर हर जगह दाम पर ही जोर रहेगा तो लोगों का मिलकर काम करना मुश्किल हो जाए। हायेक मानते थे कि असली इंसाफ तो यही है कि बाजार में दाम अपने आप बने, सरकार या कोई नेता ही तय न करे कि क्या सही है क्या गलत है। अगर कोई सरकार तय करे कि दाम क्या होगा तो बाजार में चीजें सही तरीके से बढ़ ही नहीं सकती। ऐसा करने से उन लोगों तक सामान पहुंचने में दिक्कत होगी जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसे अगर बिजली चली जाए और दवाई बचाने के लिए बर्फ चाहिए, लेकिन दाम तय है, तो असली जरूरतमंद को बर्फ नहीं मिल पाएगी। हायेक का असली मकसद था कि कानून और नियम लोगों की जिंदगी आसान बनाए, चीजें बेहतर हों, न कि सिर्फ बराबरी के नाम पर सबको एक लाइन में खड़ा कर दे। हायेक ने हमेशा ये कहा कि समाज में सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अपने काम से आगे बढ़ें, उनकी मेहनत का नतीजा दिखे, न कि सिर्फ कोशिश पर इनाम मिले। असली इंसाफ तो यही है कि सबको बराबरी का मौका मिले और सबको अपनी मेहनत का फल मिले। हायेक की पढ़ाई वियना यूनिवर्सिटी में कानून के विभाग में हुई थी। उन्होंने राजनीति, कानून और अर्थशास्त्र में डिग्री ली। उनकी रिसर्च का विषय था कि किस तरह चीजों की कीमत तय होती है, खासकर उन चीजों की जिनमें पूंजी लगती है। शुरुआती समय में उनका ध्यान पैसे और व्यापार के आंकड़ों पर था। ऑस्ट्रियन स्कूल के बाकी विचारकों की तरह ही हायेक के लिए यह जरूरी था कि अर्थव्यवस्था किस माहौल या सिस्टम में चल रही है, इसे हमेशा ध्यान में रखा जाए। उनके लिए कानून, राजनीति और समाज के नियम बहुत अहम थे, क्योंकि इन्हीं से असली बाजार की ताकतें चलती हैं। ऑस्ट्रियन सोच में बाजार की असली ताकत संपत्ति का हक, चीजों के दाम और मुनाफा नुकसान के हिसाब से ही निकलती है। इस सोच का असर उनके पूरे काम में दिखता है, चाहे वो दामों का मामला हो, पैसे और पूंजी का मामला हो, या समाजवाद और सरकारी दखल के नुकसान की बात हो। हायेक के लिए दाम बिना संपत्ति के कोई मतलब नहीं रखते।
उनके हिसाब से अगर सरकारें बहुत ज्यादा रोक टोक या कानून बनाएंगी तो कई अनचाहे और गलत असर होते हैं जिनका अंदाजा भी नहीं होता। हायेक को 1930 और 40 के दशक में यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि पुराने अर्थशास्त्रियों की समझ अब की पीढ़ी में कम होती जा रही थी। वो जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने देखा कि अर्थशास्त्र में अब लोगों की अपनी पसंद से हटकर बड़े बड़े आंकड़ों और नियमों पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा था। हायेक के मुताबिक यह तकनीकी बदलाव असल में सोच में बदलाव था, जिसमें इंसान को मशीन जैसा समझ लिया गया था। उनके हिसाब से समाज को एक जटिल और अपने आप बनने वाली व्यवस्था के तौर पर देखना बंद कर दिया गया था और इसी वजह से असली समझ कम होती गई थी। हायेक ने साफ कहा था कि जब हम सब कुछ सिर्फ गणित या बड़े बड़े सिद्धांतों से समझने लगते हैं तो हम असली बातें छोड़ देते हैं और इससे सोचने वाले भी भटक जाते हैं। हायेक ने अपने एक बड़े काम में यही बताया कि कैसे विज्ञान की दुनिया में गलत सोच ने समाज के बारे में लोगों को भ्रमित कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि कानून और राजनीति में बहुत ज्यादा नियम बनाना या चीजों को जोड़ घटाकर देखना असली समझ को बिगाड़ देता है। उनके मुताबिक प्राकृतिक विज्ञान के तरीके समाज की समझ में सीधे सीधे नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि इंसानों का समाज बहुत जटिल है। इसी सोच के साथ उन्होंने बार बार कहा कि समाज को समझने के लिए हमें अलग तरीका अपनाना चाहिए और समाज की जटिलता को उसी की नजर से देखना चाहिए। हायेक का मानना था कि इंसान का नजरिया बहुत जरूरी है। किसी चीज की कीमत उसमें नहीं, बल्कि उसे खरीदने वाले की सोच में होती है। बाजार में जो दाम बनता है वो सिर्फ खर्च का जोड़ नहीं होता, बल्कि खरीदार और बेचने वाले दोनों की उम्मीदों और फैसलों से बनता है। जैसे अगर पेट्रोल की सप्लाई में दिक्कत की खबर आ जाए तो पेट्रोल पंप के मालिक दाम बढ़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगली बार पेट्रोल महंगा मिले। ग्राहक सोचते हैं कि ये बस मुनाफाखोरी है, पर असल में दाम बढ़ाना अगली खरीदारी के लिए जरूरी होता है। हायेक का कहना था कि चीजों की असली कीमत कैसे बनती है, ये किसी की राय नहीं, बल्कि हर इंसान की अपनी जरूरत और सोच पर टिकी होती है। अर्थशास्त्र की असली शुरुआत इंसान के सोच समझकर किए गए काम से होती है। जब हम समाज के बारे में सोचते हैं तो हमें लोगों के भरोसे, चाहत और इरादों को समझना पड़ता है। हायेक ने समझाया था कि जैसे कुदरत को हम बाहर से देखकर समझते हैं, वैसे ही समाज को हमें अंदर से महसूस करना पड़ता है। कुदरत के लिए जो हमारे विचार होते हैं उन्हें असलियत के हिसाब से बदलना पड़ता है, लेकिन समाज में हमारे विचार और आदतें ही असलियत बन जाती हैं। हायेक के गुरु मीसेस ने कहा था कि अर्थशास्त्र चीजों और सामान की पढ़ाई नहीं है, बल्कि इंसानों, उनके मतलब और उनके काम की समझ है। बाजार की चीजें, दौलत और बाकी बातें असल में इंसानों के मतलब और काम से जुड़ी होती हैं, न कि सिर्फ कुदरत से। अगर कोई इन्हें समझना चाहता है तो उसे बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि इंसान के सोच और काम में ही जवाब मिलेंगे। ऑस्ट्रियन स्कूल के विचारक अक्सर एक उदाहरण देते थे। जैसे मान लो कोई वैज्ञानिक मंगल ग्रह से आए और न्यूयॉर्क के मेट्रो स्टेशन का अध्ययन करे। सुबह के 8 बजे बहुत से लोग और डिब्बे वहाँ होते हैं। डिब्बे लोगों को उठाते हैं और चल पड़ते हैं। शाम को वही डिब्बे वापस आ जाते हैं और लोग बाहर निकलते हैं। अब ये वैज्ञानिक बस डिब्बे और शरीर गिन सकता है, लेकिन अगर वो लोगों के इरादे और प्लान नहीं समझता तो असल में पता ही नहीं चलेगा कि लोग काम पर जा रहे हैं। इसी सोच को एक विचारक ने अगर चीजें बोल सकती तो क्या होता के नाम से समझाया था। समाज की पढ़ाई भी वैज्ञानिक तरीके से होती है, लेकिन यहाँ सबसे अलग बात यह है कि हम खुद ही अपना विषय होते हैं। इंसानी समाज की खासियत है कि यहाँ समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है। इंसानों के फैसलों में हमेशा अनिश्चितता होती है और पूरी व्यवस्था बहुत जटिल होती है। जैसे रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में भी हजारों लोगों का मिलकर काम करना जरूरी होता है। जैसे एक आदमी के ऊनी कोट के पीछे ना जाने कितने लोगों की मेहनत और लेन देन होती है।
बाजार में दाम और सप्लाई डिमांड का सही मतलब भी यही है कि हर कोई अपने अपने हिसाब से बदलती जरूरतों और हालात के मुताबिक एडजस्ट करता है। हायेक और उनके साथियों का मानना था कि बाजार का असली कमाल यही है कि वो हमें एक फाइनल तयशुदा हालत नहीं दिखाता, बल्कि हमें लगातार बदलने, सीखने और खुद को बेहतर करने का मौका देता है। हायेक के सोचने का तरीका बाद के दौर में थोड़ा बदल गया। उनके समय में बहुत से लोग समाज को समझने के लिए पुराने तरीकों पर अड़ गए थे, लेकिन हायेक ने कहा कि समाज बहुत जटिल है और उसकी गहराई में जाने के लिए अलग सोच जरूरी। इसलिए उन्होंने बार बार बताया कि साधारण चीजों की साइंस और समाज जैसी जटिल चीजों की साइंस में फर्क है। हायेक का जन्म वियना में हुआ था और वो बहुत समृद्ध संस्कृति के दौर में बड़े हुए थे। उन्होंने युद्ध, मंदी, समाजवाद और तानाशाही जैसे बुरे समय देखे थे। हायेक ने अपनी आंखों के सामने देखा था कि कैसे तानाशाही और सख्त सरकारें ज्ञान और सच की खोज को रोक देती है। हायेक और उनके जैसे दूसरे विचारकों ने देखा कि सचमुच की आजादी और खुलापन ही असली ज्ञान और तरक्की की जड़ है। इसलिए हायेक ने हमेशा आजाद और खुले समाज के विज्ञान को बचाने और समझाने की कोशिश की।